नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 की परीक्षा के लिए जनरल साइंस के 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 5 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो वीडियो है इसमें हमने सामान्य विज्ञान के कौन कौन से बेहतरीन 50 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। प्रश्न पहला आपके सामने दिया गया है, कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, आपको याद रखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो कटा हुआ हीरा होता है वह जगमगाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी तारे का रंग से क्या हमें पता चलता है? किसी तारे का जो रंग है उससे क्या पता चलता है? तो तारे का तापमान। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तारे के रंग से जो है तारे का तापमान जो है उसका टेम्परेचर हमको ज्ञात होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वैसे ही काम करता है जैसे, यानी कि पानी में हवा का बुलबुला जो होता है किस प्रकार कार्य करता है। तो पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति। पेरिस्कोप बनाने में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समतल दर्पण का जो उपयोग है पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि जो हाइपरमेट्रोपिया है इसका अर्थ क्या होता है। बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? हाइपरमेट्रोपिया को हम दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो निकट दृष्टि दोष है इसको जो है मायोपिया कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को जो है हम मायोपिया कहते हैं। वहीं जो आपका दूरदृष्टि दोष होता है इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो है किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस का? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए। वहीं निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए, इसको सही करने के लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जो सफ़ेद रंग का प्रकाश है जब यह विभिन्न रंगों में अलग होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को जो है हम वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। श्वेत जो प्रकाश होता है यह अपने विभिन्न रंगों में जब अलग होता है तो इस क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में डूबी हुई जो लकड़ी होती है वह हमको जो है टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसके और क्या क्या एग्जाम्पल हैं प्रकाश के अपवर्तन के? तो रात्रि के समय जो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वे टिमटिमाते हैं। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से कुछ समय पूर्व सूर्य का दिखाई देना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर ही आधारित होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। पेट तथा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी जो होती है किस पर आधारित होती है? एंडोस्कोपी किस पर आधारित होती है? तो एंडोस्कोपी भी आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे
जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह तकनीक काम करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से एकमात्र जीवाणुरोधी धातु कौन सी है? इसमें से एकमात्र जीवाणुरोधी धातु कौन सी है? तो तांबा। तांबा जो है इसमें से एक जीवाणुरोधी मेटल है, धातु है। तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? बॉक्साइट का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा गया है कि क्या है? तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। अगला प्रश्न है, रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्युमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है? रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्युमिनियम लवण का हम उपयोग करते हैं? तो पोटास एलम का। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पोटास एलम का जो उपयोग है, यह एक एल्युमिनियम लवण है और इसका उपयोग जो है रक्तस्राव को रोकने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है? जो विरंजक चूर्ण होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। तो जो यहाँ पे आपका विरंजक चूर्ण होता है इसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र है CaOCl2 होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो अगला प्रश्न हमने डिस्कस किया था, पहला प्रश्न पोटास एलम वाला, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, रक्तस्राव को रोकने के लिए पोटास एलम, जिसको हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं, और इसको जो है एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं का जो उपयोग है रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है। तो इस डिटेल को आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु है? इसमें से क्षारीय मृदा धातु कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शन में से मैग्नीशियम एक जो है क्षारीय मृदा धातु का उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मैग्नीशियम। डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। आवर्त सारणी के समूह 2 में पाए जाने वाले तत्वों को जो है क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आवर्त सारणी के समूह 2 में पाए जाने वाले तत्वों को जो है क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ये धातुएं आपकी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम है। ये सभी आपकी कौन सी धातुएं हैं? तो ये सभी आपकी क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोहे के क्षरण के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, कैसा माहौल होना चाहिए? तो वातावरण में ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है लोहे में जंग लगने के लिए, लोहे का क्षरण होने के लिए। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऑक्सीजन व नमी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसको हम आम तौर पर किस नाम से जानते हैं, आपसे पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो सोडियम आपका कार्बोनेट होता है इसको हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, धावन सोडा भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। धावन सोडा या वॉशिंग सोडा भी इसको कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वही बेकिंग सोडा हम किसको बोलते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को। जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसको हम NaHCO3 फार्मूला जिसका होता है, यह जो NaHCO3 फार्मूला यह सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं सोडियम कार्बोनेट को जो है धावन सोडा या वॉशिंग सोडा कहा जाता है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो उस धातु की आपको पहचान करनी है। तो यह धातु आपकी हो जाएगी तांबा। अगर आप तांबा को जो है थोड़ी देर जो है
वायु में छोड़ा खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जो है हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की जो है परत जम जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। वायु और वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए इनमें से कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए इसमें से कौन सी धातु का हम उपयोग करते हैं? तो एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? इसमें से कौन सी धातु जो है नाइट्रोजन में जलती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह नाइट्रोजन में जलने वाली धातु है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैग्नीशियम आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की कितनी मात्रा होती है? तो मानव रक्त का जो प्लाज्मा होता है उसमें जो है कितने प्रतिशत पानी विद्यमान होता है? तो लगभग 91 से लेके 92% जो है पानी होता है प्लाज्मा में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है यह कहाँ होता है, आपसे पूछा जा रहा है। बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनका जो निर्माण होता है यह अस्थि मज्जा में होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो प्लीहा होता है, जो स्प्लीन होता है, प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, आरबीसी का जो कब्रगाह है प्लीहा को कहा जाता है। वहीं आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है यह अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो ह्यूमरस जो है मानव के पैर की हड्डी नहीं है। बाकी के तीनों जो हैं मानव के पैर की हड्डी के एग्जाम्पल हैं। टिबिया, फीमर, फिबुला, ये तीनों हड्डियां जो है मनुष्य के पैर में पाई जाती हैं। लेकिन ह्यूमरस जो है मनुष्य के पैर की हड्डी नहीं है, बल्कि कि ये कहाँ की हड्डी है? तो ह्यूमरस जो है बाँह में पाई जाने वाली, मनुष्य के हाथ की जो बाँह होती है उसकी एक लंबी हड्डी होती है जो कंधे से कोहनी तक जाती है। इसे जो है प्रगंडिका के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य की मुख गुहा में इनमें से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा से जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन पाचक एंजाइम की इसमें से आपको पहचान करने की कौन सी है? तो पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है यह एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पेप्सिन। रक्तचाप को किसकी सहायता से मापा जाता है? तो जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्तचाप होता है, उसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर की सहायता से मापते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्फिग्मोमैनोमीटर की सहायता से जो है रक्तचाप को मापा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? RH फैक्टर जो होता है इसका पता किसके द्वारा लगाया गया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिकों के द्वारा जो है RH फैक्टर का पता लगाया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पेट में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो सबसे अधिक आवश्यकता होती है पानी की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो मीथेन गैस होती है गोबर गैस का मुख्य अवयव। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मीथेन। अगला प्रश्न है, ओंकोजीन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, किस बीमारी के लिए? तो ओंकोजीन जो है ये कैंसर के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कैंसर के लिए। पादप कोशिकाओं में कौन सा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है? पादप कोशिकाएं जो होती हैं इनमें जो है कौन सा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है? तो प्लास्टिड। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लास्टिड्स। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओंकोजीन जो है
आनुवांशिक उत्परिवर्तनों के महत्वपूर्ण वर्ग या समूह हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर में मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकती है? इसमें से किसकी उपस्थिति जो है मनुष्य के शरीर में रक्त के जमाव को रोकती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हेपरिन की उपस्थिति, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डायनमो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? डायनमो की यहाँ पे बात हो रही है। डायनमो का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? माइकल फैराडे के द्वारा जो है डायनमो का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी का जो दिन होता है उसको भारत में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिक थे सीवी रमन साहब, इन्हीं के द्वारा जो है रमन प्रभाव की खोज करी गई थी। तो इसी कारण से जो 28 फरवरी का दिन होता है इसको जो है हम भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दिए गए ऑप्शन में से प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होगा? तो दिए गए ऑप्शन में से प्रकाश का जो वेग है सबसे ज़्यादा वैक्यूम यानी कि निर्वात में होगा। प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है? तो धातु का जो तार होता है उसमें जो विद्युत का प्रवाह होता है यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। अगला प्रश्न आपके सामने है, विटामिन सी निम्न में से किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? जो विटामिन सी है जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, इसका नाम आप याद कर लीजिए। विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। तो विटामिन सी जो है किसके अवशोषण में, किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? तो आयरन के अवशोषण में मदद करता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी नामक बीमारी जो है विटामिन सी की कमी से होती है। तथा विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन होता है। आप याद रखिएगा, विटामिन सी जो होता है यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है विटामिन के बारे में प्रश्न कि वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। तो आपको याद रखना है विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही आपके जल में घुलनशील होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो वायुमंडल में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनको किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ओजोन परत के द्वारा जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमन नामक वैज्ञानिक ने जो है सबसे पहले प्रकाश के वेग को मापा था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्न में से कौन सी पॉलीमरिक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यह जो पॉलीमरिक सामग्री है इसका नाम है केवलर, और केवलर का जो उपयोग है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किसे फिलोसफर ऊल कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड को जो है फिलोसफर ऊन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नेल पॉलिश को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नेल पॉलिश को हटाने के लिए जो है हम उपयोग करते हैं किसका? तो एसीटोन का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एसीटोन का जो उपयोग है यह नेल पॉलिश को हटाने के लिए किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में निम्न में से कौन सी बीमारी बहुत कम होती है? तो कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम वर्णांधता के नाम से भी जानते हैं, यह एक ऐसी बीमारी है जो पुरुषों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है लेकिन महिलाओं में बहुत कम देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है
तो राइजोबियम। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। पेनिसिलिन जो है किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन को जो है कवक से प्राप्त किया जाता है, तो आपको याद रखना है पेनिसिलिन को जो है कवक की सहायता से प्राप्त किया जाता है। और पेनिसिलिन की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तब आप याद रखिएगा, जब किसी मोड़ पर कार मोड़ लेती है तो एक बल होता है अपकेंद्रीय बल। इसी बल के कारण जो है हमको बाहर की ओर धक्का लगता है, तो आप याद रखिएगा अपकेंद्रीय बल, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रडार का पूरा नाम पूछा गया है कि कितना मतलब क्या होता है? तो रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। तो जब दूध खट्टा होता है तो उसमें क्या बनता है? तो लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के कारण जो दूध होता है वह खट्टा होता है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों के विकास के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो लगभग 5.5 से लेके 7.5 के बीच जो है मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए पौधों के विकास के लिए, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का, मनुष्य के दिमाग का वह कौन सा पार्ट है, वह कौन सा हिस्सा है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है बुद्धि का, चेतना का एवं तर्क का केंद्र कहा जाता है, तो इसको जो है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो है ऊष्मा निकलती है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जनरल साइंस के 50 प्रश्नों का जो भाग 5 था आपके एनटीपीसी 2025 की परीक्षा के लिए, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह सीरीज आपके एनटीपीसी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो इस सीरीज को आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।